नमस्कार, बुकशेल्फ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब पर जो है तो बहुत पुरानी घटना पर आधारित, लेकिन बहुत ही थ्रिल से भरी हुई, बहुत ही रोमांच से भरी हुई एक किताब है, मेटकॉफ हाउस। मेटकॉफ हाउस 1832 या 35 के आसपास की कहानी है, लेकिन इसमें एक हत्या होती है शुरू में, और एक घोड़े पे एक नकाबपोश आता है और हत्या करके चला जाता है दिल्ली के एक ऐसी जगह पे जो आज भी बेहद अहमियत रखने वाली जगह है। और उस हत्या के इर्द गिर्द बुनी हुई ये कहानी है। कहानी वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है बेशक, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके जो किरदार हैं और इसकी जो बुनावट है उसमें बंधते चले जाएंगे। मेटकॉफ हाउस अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर आज भी आप दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के आसपास देख सकते हैं। गोपाल शुक्ला बहुत जाने माने एक पत्रकार रहे हैं। लंबे समय तक इन्होंने क्राइम बीट, तमाम बड़े चैनलों में क्राइम बीट पे बहुत काम किया है, और जितनी भी क्राइम की खबरें हैं उसको गोपाल शुक्ला ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है लोगों के सामने, और उन्होंने ये किताब लिखी है मेटकॉफ हाउस। गोपाल जी हमारे साथ हैं, बात इस किताब पर उनसे ही करते हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत मेटकॉफ हाउस से ही करते हैं और बाद में हम आएंगे कुछ क्राइम रिपोर्टिंग जैसे सवालों पर, चूँकि आपका लंबा अनुभव रहा है और आज के दौर में। बेशक ये 1835 के आसपास की कहानी है मेटकॉफ हाउस की जी, लेकिन आज के दौर में ये किताब लोग क्यों पढ़ें? पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि तमाम क्राइम चैनलों पे काम करते हुए, क्राइम बीट पे काम करते हुए तमाम चैनलों पे आज की जो तमाम क्राइम की घटनाएं होती हैं, लोगों को उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए या आज से 200 साल पुरानी किसी घटना पर होनी चाहिए? सर आपने जो पहला सवाल किया कि इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके जवाब में मैं कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने हिस्ट्री की तरफ झांक कर देखेंगे थोड़ा सा भी, तो शायद हमें अपने वर्तमान को समझने में आसानी हो जाए। ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव कहता है जी। और जहाँ तक इस घटना को पढ़ाने की बात है, इस घटना के बारे में बताने की बात है, तो ये घटना खुद मुझे इसने बड़ा थ्रिल दिया। ये घटना जब पहली बार मेरे सामने पड़ी, अगर आपके पास वक्त है तो मैं 2 मिनट में इसकी कहानी बैकग्राउंडर इसका बता दूं कि ये कहानी मिली कैसे हमको। तो हम सबके बीच में एक बहुत मशहूर लेखक हैं असगर वजाहत साहब। जी जी जी। तो असगर वजाहत साहब की उनकी 5 किताबें दिल्ली विश्वविद्यालय में रिलीज़ हो रही थी और इत्तेफाक से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो हम लोग वहाँ पे मिले, बातचीत हुई, और हम लोग जब वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी में एक साथ थे। और उन्होंने जब मुझसे मेरा परिचय पूछा तो कहते ना कि हमारे अंदर का बचपना वो कभी कभी बाहर आ जाता है, और बड़े लोगों की उनकी स्थिति और उनकी हैसियत के सामने अपनी लंबी लंबी छौंकने लगते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया था सर, सच बता रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने जब हमसे पूछा कि अच्छा आप क्राइम को देखते हैं, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप क्राइम के बारे में खबरों को ढूंढते हैं, तो बताइए दिल्ली की कौन सी कहानी ऐसी है जो आज भी लोगों को परेशान कर सकती है, आज भी लोगों को उसके बारे में पूरा सच नहीं पता है। तो सच बताएं तो मेरे जहन में वो बात आ ही नहीं पाई कि हम इस कहानी तक पहुंच पाते हैं। मैं पहले गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के पास गिर्द घूमता रहा, फिर थोड़ा पीछे गया तो महात्मा गांधी थे मेरे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं था, पूरा ब्लैंक था। तब उन्होंने मुझे इस कहानी का सिरा पकड़ाया और मेटकाफ हाउस दिखाते हुए कि ये है मेटकाफ हाउस, और यहाँ पे इसके पास एक पीली कोठी हुआ करती थी जो आजकल बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल जी 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 है, वो पीली कोठी के नाम से मशहूर था।
तो ये घटना बेसिकली पीली कोठी के पास की है और मेटकाफ हाउस में इसके बारे में सारा ताना बाना, इसके इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि उस समय जो दिल्ली के जो रेजिडेंट थे वो थे थॉमस मेटकाफ, और उनके साथ मिलके साइमन मेटकाफ और लॉर्ड लॉरेंस, इन लोगों ने मिलके इसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी की थी। तो वो सब कुछ मेटकाफ हाउस पे हुआ या उससे वाबस्ता था, इसलिए मेरी इस किताब का शीर्षक जो आया मेटकाफ हाउस आ गया। और बाकी कहानी क्यों पढ़नी चाहिए, तो पहला तो मेरा जवाब यही होगा कि साहब, अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे तो हम अपने वर्तमान को समझेंगे। मेरा अपना टेक यही रहता है। और बाकी ये कहानी तो आज भी, आज की तारीख में भी अगर इस कहानी का सिरा किसी को भी हम पकड़ा देंगे तो वो खुद अपने आप में थ्रिल में डूब जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि आज के दौर में भी और शायद आने वाले वक्त में भी क्राइम की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको अंदर तक रोमांचित करती हैं और आप उसके तह तक पहुंचना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जी बिल्कुल, क्यों हुआ। जी बिल्कुल, ये इस कहानी के पीछे भी यही मकसद था। एक्चुअली में जिस वक्त ये कहानी हमको पता चली थी, आज से करीब 12 साल पहले, ये 2014 की बात है, और उस वक्त जब ये पता चली थी तब मेरे जहन में और हम लोग के खबरों की दुनिया में आरुषि कांड चल रहा था। हाँ। और आरुषि कांड को 6 साल हो चुके थे, लेकिन वो कहानी सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच या कोई ना कोई अलग एक एक्स्ट्रा किरदार उसमें उभर के आ रहा था। ऐसे में वो एक पहेली बन गया था। और जब असगर वजाहत साहब ने मुझे ये कहानी बताई थी तो उसमें उनका जो लास्ट पॉइंट था वो यही था कि कहानी 5 महीने में उन्होंने सॉल्व कर दी थी। मेरे जहन में उसी समय ये बात चढ़ गई थी कि उस ज़माने में जबकि व्हीकल भी नहीं थे, जबकि तकनीकी तौर पर बहुत पीछे थे, बिल्कुल, तो उनके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था, वो किस आधार पर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते थे कि एक ब्लाइंड मर्डर केस को वो सॉल्व करने निकले और 4 महीने में वो एक तरह से कहा जाए कातिल तक पहुंच गए। तो क्या वाकई में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की? अगर इन्वेस्टिगेशन की तो क्या तरीका था, उन्होंने किस रास्ते से गए, और दूसरा कि क्या वाकई में इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से की जैसी बताई गई? तो ये 2 सवाल जो एक क्राइम रिपोर्टर के नाते हर एक के जहन में आते हैं कि हर सवाल के पीछे एक छुपा हुआ सवाल ढूंढना, तो वो सवाल मेरे अंदर भी आया और फिर मैं इस कहानी के तह में घुसने की कोशिश करने लगा और ये किताब इस तरह से। और कहीं ना कहीं उसमें पुलिस जो हर केस के साथ उसका एक नज़रिया होता है कि उसमें वो एंगल ढूंढती है और प्रेम का एक त्रिकोण बनाती है जी। और उसमें कहीं ना कोई बेगुनाह कातिल उसमें सामने आता है। अक्सर हम लोगों ने यही देखा है। और इसमें भी करीब ऐसी ही बात है कि इसमें भी एक प्रेम का त्रिकोण बना, फिर उसमें दूसरी कुछ और चीज़ें जुड़ती चली गई और वहाँ से फिर एक नया किरदार उन्होंने अपने हिसाब से तैयार किया और उस किरदार को ढूंढ के उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। यानी अगर हम पुलिस के कामकाज की जो शैली है उसकी बात करें तो ये 1835 से लेकर आज 2026 तक क्या उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया? बेशक तकनीकी स्तर पर हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हों, और लेकिन जो थ्योरी गढ़ने की जो कवायद पुलिस करती है हर केस के साथ, आप एक अनुभवी क्राइम रिपोर्टर रहे, तमाम तरह के केसेस आपने देखे और उसके सुलझते हुए देखा, पुलिस के एंगल से भी देखा, और मीडिया ट्रायल तो हर केस का होता ही है जी। तो उसका भी असर पुलिस की जांच पर पड़ता है। तो आपको क्या लगा कि भाई आज के दौर में अगर इस तरह की कोई ब्लाइंड मर्डर की कहानी होती है, और होती है आए दिन होती है जी, तो उसके तह तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? या फिर कोई बेगुनाह हर बार तो ना कहें, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कई बेगुनाह पकड़े जाते हैं। सर, इस बात को मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि कहानी गढ़ने और किसी भी घटना के पीछे उसकी पूरी एक कहानी, उसका पूरा विस्तार बनाने के लिए पुलिस आज भी वही पुराने तौर तरीके अपनाती है जो आज से 200 साल पहले अंग्रेज़ अपनाते थे। उसमें कहीं कोई बदलाव ऐसा नहीं लगता है। हाँ, आपने जो तकनीकी वाली बात कही, वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो अलग ब्रांच आउट होती हैं
कि उनसे फिर दूसरी ब्रांच निकलती है और वहाँ से फिर कहानी एक नया सिरा लेती है या कहानी अलग से दूसरी तरीके से विस्तार लेती है। आज के दौर में अगर हम देखें कि कहानी को सुलझाने के लिए पुलिस का जो तौर तरीका है, पुलिस का अभी भी उसी तरीके से एक लकीर बना के उसको पीटने का है, उसमें कहीं कोई, और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस को वो पता नहीं चल पाता, ऐसा नहीं है सर। मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि पिछले जितने भी समय में पुलिस ने कोई भी केस सुलझाया है या कोई केस अगर अनसुलझा भी अभी हमको दिखता है तो पुलिस की नज़र में वो सुलझा हुआ है या पुलिस के पास उसके सुलझे होने की थ्योरी है पूरी, बस वो सामने नहीं आ पा रहा तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं वहीं आ रहा था आपके पास अभी कि इतने तमाम जो आप केसेस आपने देखे, पुलिस पर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर दबाव या केस को जल्दी से जल्दी सुलझाकर सामने पेश करने या उसको उसके रिज़ल्ट को सामने लाने का जो दबाव जी, ये जो होता है जी, उसमें क्या जो तमाम तरह की जो क्राइम आप देखते हैं हर रोज़ होता है, उसमें आज की तारीख में अगर आप देखें तो जेलों में, भारतीय जेलों में जितने भी लोग अंडर ट्रायल या कैदी ऐसे पड़े हैं जो तमाम तरह के केसेस में फंसे हैं, क्या इसमें पुलिस की भूमिका को आप नकार के चल सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। क्योंकि क्या है कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए एक रफ़ आइडिया बनाए कि हमारे पूरे देश में 5 लाख कैदी हैं जी, 5 लाख कैदी में 3 लाख कैदी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वास्तव में कोई क्राइम ही नहीं किया है जी, और उसका फिर वो ये होता क्या है कि वो कोर्ट कचहरी अदालत इस कई साल बीत जाते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बेगुनाह कई बार तो जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। जी, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। जी, कई देखिए अभी आपने जिस फिगर को आपने एक बेस बना के चल रहे हैं या कह के कि मान लेते हैं कि इतने कैदी हैं, 5 लाख कैदी अगर आप बात कर रहे हैं और 3 लाख बेगुनाह की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि इन 3 लाख में जो बेगुनाह कैदी हैं या जो कैद में हैं, कैदी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब वो कैद में है, अंडर अरेस्ट हैं जी, ऐसी सूरत में उन 3 लाख में उसका 70% कैदी ऐसे होंगे जिनके पास अपने बचाव की ऐसी दलील जो वो सामने रख ही नहीं पा रहे होंगे, ऐसे होंगे या जो वकील एक ऐसे वकील को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जो उनकी कहानी को सही तरीके से अदालत के सामने रख पाए विद एविडेंस या तमाम तरह के एविडेंस ऑन द स्पॉट क्रश कर दिए गए। आपको एक छोटा सा आपके सामने की घटना है आरुषि वाली घटना 16 मई 2008 को हुई थी जब पहली बार ये घटना सामने आई थी कि आरुषि का मर्डर हुआ। उसके बाद से जिस 17 मई को जैसे ही ये कहानी सामने आई कि उसका जो नौकर था जिसको ढूंढा जा रहा था उसकी भी लाश मिल गई है छत पर, आपने खुद जाके देखा होगा उस स्पॉट को किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने उसको रौंदा था। बिल्कुल उस जगह को आप किसी भी सूरत में अगर कोई सही इन्वेस्टिगेटर होता तो पूरे थाने को सस्पेंड कर देता, उसको उसकी नौकरी खा जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब लोग आराम से अपने अपने निकलते चले गए और वो इलाका पूरे तरह से म्यूटिलेटेड हो गया, बर्बाद कर दिया, सारे एविडेंसेस बर्बाद कर दिए। अब एविडेंस जब नहीं होगा तो आदमी कहाँ से उसके बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ेगा। इसी तरह का कोई भी केस आप निठारी उठा लीजिए, बिल्कुल, है ना। हालांकि निठारी में वो दोनों पकड़े गए मगर अदालत से अब छूट रहे हैं, उनके ऊपर से केसेस हट रहे हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ की जो कानूनी लड़ाई और कानून की प्रक्रिया है, ये एक अलग कहा जाए कि एक अलग रास्ता है या पहला लाइन है। सबसे पहले बात पुलिस जो पहला कोई किसी भी घटना पर सबसे पहले पहुंचती है और वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। पुलिस ही सबसे पहले गड़बड़ियाँ शुरू करती है, जैसा कि मेरा अपना अनुभव कहता है। वहाँ पे उसका अपने कुछ निजी हित होते हैं
किसी अफसर के निजी हित हो सकते हैं, किसी राजनेता के निजी हित हो सकते हैं, जिसका उस घटना के साथ कोई सीधा या घूमता हुआ रास्ता पहुंचता है। तो कोई भी घटना किसी भी दूसरे के साथ जुड़ी तो होती है ना, और जब वो जुड़ी होती है तो वो आदमी जिससे जुड़ी हुई है वो आदमी कितना प्रभावशाली है, वो अपना प्रभाव का किस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी। अब मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं अब आपसे अलग हटके, थोड़ा सा अलग हटके एक सवाल पे आता हूँ कि मीडिया ट्रायल जी, तमाम चैनल हैं, तमाम अखबार हैं जो अपने अपने तरीके से हर केस का ट्रायल करते हैं। जी, जाहिर सी बात है, उसमें उनके सोर्सेज पुलिस वाले भी होते हैं, वो अपने तरीके से भी स्पॉट पे जा कर के लोगों से मिलजुल करके जो भी तथ्य इकट्ठा करते हैं वो ले कर के आते हैं। लेकिन क्या ये जो मीडिया ट्रायल है वो पुलिस की जो जांच होती है उस पर कोई असर डालता है, या फिर पुलिस भी उससे प्रभावित हो जाती है? पुलिस की जांच तो प्रभावित होती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कई केसेस ऐसे सामने आते हैं जहाँ पे मीडिया ट्रायल के तहत पुलिस की जांच पर असर आता है, इंसाफ पर या कोर्ट की कार्रवाई पर असर आता है। इसके बारे में बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि कुछ जजेस नहीं प्रभावित होते हैं, कुछ जजेस हो सकता हो जाते हों। और क्योंकि कई बार देखा गया कि मीडिया ट्रायल जब किसी घटना का हुआ और उसका फैसला भी लगभग वैसे ही आया जैसा मीडिया में उसकी कहानियाँ गढ़ी गई, बनाई गई और बताई गई, तो मीडिया ट्रायल का कुछ तो असर पड़ता है, क्योंकि उसमें एक तरह से तमाम तरह के इमोशंस, कई तरह के जज्बात जो है वो जुड़ जाते हैं, आके पब्लिक ओपिनियन जुड़ जाती है उसमें। और उससे क्या होता है कि एक मास ओपिनियन का कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी तो अल्टीमेटली इंसान है ना, तो वो उस इंसान के ऊपर, उसकी प्रक्रिया पर, उसके कामकाज के तौर तरीक़ों पर उसका असर आता है। इसीलिए है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रभावित होता है आपका मीडिया ट्रायल से। मगर हम कोर्ट के प्रोसीडिंग को मीडिया ट्रायल से प्रभावित होती है या नहीं होती है, इसको लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से पुलिस वालों पर राजनीतिक दबाव या फिर औद्योगिक घरानों का या असरदार लोगों का जो दबाव होता है कि किसी केस को कैसे हैंडल करें, क्या मीडिया पर जो कि क्राइम रिपोर्टर्स रहे हैं उन पर, या फिर जो प्रोग्राम्स आप देखते हैं तमाम चैनलों पर, उन पर, बनाने वालों पर इस तरह का दबाव होता है कि क्या इस केस को इस तरह से पेश किया जाए? देखिए, हर एक केस में तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ये कहा जाता है, या कह सकते हैं कि एक अलग तरह का इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि इसमें मतलब लो प्रोफाइल रहना है या डाउन बीट करना है, थोड़ा सा डाउन करके चलना है, फलाने कैरेक्टर को जो है वो टच मत करो या उसको बिल्कुल हल्का सा टच करके निकल जाओ, उसके बारे में ज़्यादा डिगिंग मत करो। तो इस तरह के कई बार इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आते हैं, वो वाया आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। मगर यह है कि हाँ, कई बार कई केसेस में आपके सामने अगर हम कोई केस का जिक्र करें तो सबसे बड़ा केस था इंद्राणी मुखर्जी वाला केस, शीना बोरा वाला, जिसमें कई तरीके से कई लोगों को अलग अलग चैनलों में प्रभावित किया गया, उनसे एक स्टोरी को टोन डाउन करने के लिए कहा गया। उसी तरीके से हम गुजरात के कुछ केसेस अगर याद करें आप, 2004, 5, 6, 7, तो वहाँ पर भी कई बार इस तरह की इंस्ट्रक्शंस या कह सकते हैं डायरेक्शंस आए कि नहीं, इस केस को अब छोड़ दो, हो गया तो आगे बढ़ जाओ। और घटना क्या होता है, टीवी जो है बहुत शॉर्ट मेमोरी का पूरा खेल है कि वहाँ पे आपने एक घटना दिखाई, उस घटने का आपने सिलसिलेवार फॉलोअप्स किए, लेकिन बाद में जैसे ही दूसरी घटना ओवरलैप करती है तो वो घटना वाइप आउट हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कहाँ गया। आप सबसे अच्छा उदाहरण आप कहेंगे पोंटी चड्ढा का केस है।
कि पोंटी चड्ढा के केस में जैसे ही आदमी डिगिंग करते 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 उन सियासी हलकों तक पहुंचने लगा, वैसे ही स्टोरी टोन डाउन हो गई। यही बात मैं कह रहा था कि जैसे मेटकॉफ हाउस है, मेटकॉफ हाउस आपने लिखा जी 200 साल पहले की कहानी, जी हाँ, उस समय भी टोन डाउन करने के लिए किसी बेगुनाह को फांसी पे चढ़ा दिया। बिल्कुल। और 200 साल बाद भी तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें ये चीज़, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेटकॉफ हाउस तो आपने लिख दिया, अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा, क्या आपके जो अनुभव हैं मीडिया ट्रायल्स को देखते हुए और तमाम पुलिस पे दबाव, राजनीतिक दबाव को देखते हुए, क्या उसकी हकीकत को सामने लाने की कोशिश होगी? बिल्कुल। मेरा अगला प्रोजेक्ट या उस प्रोजेक्ट पे हम काम कर भी रहे हैं कि जो भी हमने अनुभव किया इन 20-22 सालों में टीवी पत्रकारिता के दौरान, ख़ासतौर से क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान, किस तरह से स्टोरी बनाई जाती है, किस तरह से स्टोरी बिगाड़ी जाती है, किस तरह से स्टोरी को घुमाव दिया जाता है, उन सब के बारे में जो मेरे अपने निजी अनुभव हैं, हम उनको ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक वो वाला सच जो अभी भी पर्दे के पीछे है, हम कहीं ना कहीं थोड़ी कोशिश करके उसको सामने ला सकें। बाकी देखिए, एक चीज़ तो आप भी जानते हैं सर कि ये व्यवस्था तो अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई है ना, तो वो जो 200 साल पहले जो कुछ भी होता था और 200 साल बाद जो कुछ भी, पुलिस तो लगभग, वर्दी बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन व्यवस्था तो लगभग वैसी है ना, तो सब तौर तरीके भी बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। कुछ जगहों पे कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, कुछ जगह नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, विज्ञान की अपनी कह सकते हैं पहल हो गई है, बाकी तौर तरीके लगभग वैसे ही हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गोपाल जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको। एक तो मेटकॉफ हाउस जितना चर्चित रहा है वो आगे भी लोग पढ़ें इसको, ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और दूसरे ये कि आपका जो भी अगला प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे दर्शकों के लिए भी और तमाम पाठकों के लिए भी वो निश्चित रूप से आंखें खोलने वाला होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। पूरी कोशिश है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।